दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अभी तक हम आर्थिक नियोजन पे हमारी आयाभूसा फंसी पड़ी है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड में लेकर निकलें, लेकिन चीज़ें काफ़ी कुछ है समझाने के लिए। लास्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा आर्थिक प्लानिंग को यानी कि आर्थिक नियोजन को थोड़ा सा डिटेल में समझा था। क्या क्या कंडीशंस थी जब हमारा बुलबुल का बच्चा जब आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारा देश भारत, उस समय क्या क्या किस किस तरह से समस्याएं थी। आखिर भारत क्यों पूंजीवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहता था, क्यों साम्यवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहता था, थोड़ा सा एक ब्रीफ में हल्का सा थोड़ा सा देखा। आज हम ये देखेंगे कि आखिर नियोजन संबंधित प्रयास क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि जो ये लेक्चर होगा ये पीटी ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको कुछ इसमें फैक्ट्स दिखाए जाएंगे। जो आपको फैक्ट्स जो है आपको कहीं ना कहीं हमेशा याद रखने पड़ेंगे। ये फैक्ट्स यूपीएससी या फिर स्टेट फीसेस में कभी भी कहीं भी किसी भी मोड पे या फिर वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे अब चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नहीं देखो, नियोजन संबंधित प्रारंभिक प्रयास में हमें ये देखने को मिला कि कांग्रेस ने 1938 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय योजना समिति का जो यहाँ पे गठन किया गया था। पहला पॉइंट दोबारा याद कर, मेरा टारगेट भी यहाँ पे ये होगा कि मैं आपको याद भी कराता चलूँ जितना ज़्यादा हो सके। तो हमें ये पता चला कि कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको ये याद रखना है। देखो अब आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो मैं क्या करता, 1938 यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति लिख देता शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे नेहरू लिख देता, बस ओनली वर्ड, एक वर्ड नेहरू। तो मेरी पूरी लाइन थी ये इतने में इतने में कन्वर्ट हो गई। समझे मेरी बात को। तो नोट्स आप कुछ ऐसे बनाते चलिए। तो हमें ये पता चला कि कांग्रेस ने 1938 के अंदर अगर बात करें तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। समिति द्वारा जो काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में अगर हम बात करें मूलभूत उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व, बड़े और लघु उद्योगों के मध्य समन्वय क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, नियोजन में कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने, सहकारी खेती के विस्तार आदि की सिफारिश की थी। यानी कि आप ऐसा समझें कि जो ये समिति जो गठित करी गई थी, इसका मोटा मोटा काम ये था, मतलब यहाँ पे ये काम ये था कि भाई सार्वजनिक स्वामित्व जो पीएसयू हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, पीएसयू बड़े और लघु उद्योगों के मध्य समन्वय, यानी कि जो भी हमारे बड़े उद्योग हों और जो लघु उद्योग हों उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना। यानी समन्वय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखना और साथ में क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, यानी कि उनको जिनके पास बड़ी बड़ी जमींदारी है उनके मतलब कि भाई अब हमारे देश में क्या है, मैक्सिमम किसान के पास अगर हम डेटा उठा के देखें तो हमारे पास मार्जिनल किसान ज़्यादा हैं, जिसमें मोर देन 80% किसान हमें जो देखने को मिलते हैं। यानी कि वह लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, 2 हेक्टेयर से जो है बेसिकली अगर बात करें तो कम भूमि है, वो 80% के आसपास हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो मोर देन 60% है। कंसेप्ट को दोबारा समझो। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि उनके पास अप्रॉक्स, देखो डेटा अप्रॉक्स ही बताता हूँ, तो 80% के आसपास है। और जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वो मोर देन 60% है। तो यानी कि हमारे देश में जब लैंड इतनी कम है तो यानी कि इसका मतलब है कि अब कुछ ऐसे जमींदार लोग होते हैं जो जमींदार है, जगह 200 बीघा जमीन है, 200 हेक्टेयर जमीन है। तो भाई ये कहीं ना कहीं समानता तो है। एक इतना गरीब हो गया है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, एक के पास 200 है, तो कुल मिला के कितना 200 गुना 100 गुना का फर्क है। यानी कि आप समझ रहे हैं, अगर आपके पास 1 रुपये है तो उसके पास 100 रुपये है, इतना फर्क आ रहा है। तो उसी फर्क को यानी कि जमींदारी को खत्म करने के लिए इन्होंने ये भी बोला कि हम क्षतिपूर्ति देकर जमींदारों को शांत करेंगे। क्यों क्षतिपूर्ति इसलिए देना जरूरी था उस समय, क्योंकि अगर क्षतिपूर्ति नहीं देते, वहाँ के राजा महाराजा जो रजवाड़े जो भी थे, मतलब आपको पता है कि भारत 1947 में आज़ाद तो हुआ था, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा रिच थे। तो उसमें अगर क्षतिपूर्ति नहीं देते तो वो लोग विद्रोह भी कर सकते थे। और उस समय हमारी सेना इतने प्रॉपर वेपन नहीं थे, या फिर आप बोल सकते हैं हमारा पुलिस जो थी इतनी मजबूत नहीं थी कि अगर हर जगह अगर मान लीजिए चीज़ें अगर होती, अगर इनको नहीं देते तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती, फिर हमारे देश कहने के विखंड अभी हो जाता। फिर नियोजन में कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने तथा सरकारी खेती के विस्तार आदि की सिफारिश करनी है। यानी कि अब जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग को जो है, सहकारी खेती का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भाई मान लो आप 10 फ्रेंड हो, सबके पास ज़मीन है, एक उसको तोल मिला के मान लो यार छोटी ज़मीन है, अब आपका 10 होगा तो 10 ज़मीन होगी, उनको आपने इकट्ठा किया, वहीं एक साथ फार्मिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से जो भी बिजनेस होगा, मतलब जो भी उसमें खेती होगा, जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो फिर आप लोग आपस में
बांट लेंगे। तो फिर सहकारी खेती को यहाँ पे जो है प्रोत्साहन यहाँ पे जो है दिया गया था। फिर 1944 में भारत के 8 बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने एक दस्तावेज भी तैयार किया गया था, जिसमें टाटा भी थे और बिरला लोग भी, ये दोनों जो फेमस लोग थे उस समय। तो इनका मतलब कि 1940 में इन्होंने, बड़े उद्योगपति ने भी आर्थिक विकास को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था, दस्तावेज दिया था, जिसको अगर हम बात करें तो बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है। तो बस आप ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में इसको कि 1944 यहाँ पर लिख दो बम्बई प्लान, बस बम्बई प्लान लिख दोगे कहानी खत्म। तो 1940 में 8 बड़े उद्योगपति ने भी, जो अगर बात करें आर्थिक विकास का लेके, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बम्बई प्लान की जो है करी थी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आचार्य श्री मनोहर द्वारा गांधीवादी योजना के माध्यम से 10 वर्ष में लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का भी दावा किया गया। फिर ये मनोहर जी गांधीवादी योजना लेके आए। इन्होंने ये बोला कि भाई नेक्स्ट जो 10 ईयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि ताकि जो है लोगों का जो है अगर बात करें तो विकास यहाँ पे जो है हो सके। फिर एमएन रॉय ने भी जनता योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ से गेम खेल सकता है। अगर हम बात करें तो क्या खेल सकता है, वो बोल देगा एमएन रॉय ने जनता योजना लागू करी थी, मतलब प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो प्रस्ताव था क्या। तो जब तक ये लाइन याद नहीं होगी जिसमें सहकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर इन्होंने बल दिया था, यानी कि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दो। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि यहाँ पे केंद्र के हाथ में दे दो, केंद्र अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और सहकारी खेती जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें एमएन रॉय ने जनता योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें सहकारी खेती और साथ में भूमि के राष्ट्रीयकरण पर जो है बेसिकली यहाँ पे जो है बल दिया गया था। फिर जयप्रकाश नारायण जी ने भी सर्वोदय योजना, मतलब सर्वोदय योजना भी जो है विकास के गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी, यानी कि जो ये थी कहीं ना कहीं सर्वोदय योजना जो थी ये कहीं ना कहीं इसके गांधीवादी योजना के जो है बराबर थी। यानी हमने 3 फैक्ट्स को देखा। अगर हम बात करें तो पहला फैक्ट श्री मनोहर के द्वारा अगर हम बात करें, जिसमें गांधीवादी योजना थी, गांधीवादी योजना के माध्यम से 10 वर्ष में लोगों का जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का यहाँ पे दावा किया गया था। फिर दूसरा फैक्ट हमने ये देखा कि एमएन रॉय ने जनता योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सहकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर जो है यहाँ पे बल दिया गया था। तीसरा फैक्ट हमने ये देखा कि जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना का भी जो विकास किया था, जो बेसिकली जो है गांधीवादी मतलब की मॉडल पे जो बेसिकली आधारित थी। यानी कि हमने 3 फैक्ट्स अभी तक देखे और ये फैक्ट्स पीटी ओरिएंटेड थोड़े से हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर प्रारंभिक तौर पे अगर हम देखें तो चीज़ें और भी देखी। इस प्रकार विकास की इन सभी योजनाओं के द्वारा भारत में नियोजन के कई प्रारूप उभर कर सामने, यानी कि मॉडल। प्रारूप का मतलब क्या होता है दोस्तों, मॉडल। मैं आपको हिंदी बताते जा रहा हूं। जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व को नियोजन संबंधी नीति निर्माण हेतु प्रचुर आधार सामग्री यहाँ पे उपलब्ध करा दी। यानी कि जब स्टार्टिंग में जब प्रयास किए गए थे, भले ही हम फेल हुए, क्या हुए, इट्स ओके, लेकिन हमें एक लर्निंग मिली। यार अगर आप लोग देखो, थोड़ा मैं 2 मिनट का आपको एक मतलब कि टॉनिक दूंगा अपनी लैंग्वेज में। टॉनिक का मतलब ये है, अगर आप लोग भी बार बार अगर फेल हो रहे हो, निराश मत हो यार। लाइफ में हार जीत तो चलती है ना। अगर आप बैटिंग पे खड़े हो, अगर आप बॉल देख रहे हो, बॉल आ रही है, हिट मारो, क्या होगा, क्लीन बोल्ड हो गए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो जाओ। अगर तुम ये सोच लो कि बॉल अब की आएगी नहीं, तो फिर खराब होगा, लगे रहो। आपको एक ही हिट मारना है। आखिर यूपीएससी क्यों 6 अटेम्प्ट देती है? आखिर पीसीएस में क्यों, यूपी पीसीएस में 40-40 साल एज है? उनको पता है भाई एग्जाम टफ है, टाइम लगता है। आप समझ रहे हो? तो अगर 6 अटेम्प्ट दे रही है तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस तो उसके पास भी है, उसको भी पता है एग्जाम बहुत बड़ा टफ है। हम ज़्यादा कोर्स देते हैं, बच्चे वो बात अलग है, टैकल करते हैं, लेकिन कोर्स ज़्यादा देते हैं। तो पिच पे खड़े रहना है बल्ला लेके, बस। कोई नहीं, एक जाएगी, दूसरी जाएगी, तो 6 में से कोई एक बॉल तो लगेगी। चाहे भले लपेड़ू ही लगे, चाहे लपेड़ा ही मार दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉल जरूर हिट होगी। इसलिए लड़कियों के साथ भी ये बोलूँगा, ये मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं हो तो शादी करा दें घर वाले। लड़ो, टाइम मांगो, टाइम दे दो, जिंदगी भर शादी ही करनी है, बच्चे ही पालने हैं। तो लड़कियों को भी ये बोलूँगा, घर वालों को प्यार से समझाओ, माता जी 1 साल और दे दो, और अपने सर पे कफन बांधो, स्टार्ट हो जाओ, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप ये पजल रहोगे, चीज़ें खराब होंगी। इसलिए फेल होना फितरत में होता है, फेलों से घबराओ नहीं।
फेल चीज़ों से घबराना नहीं है, उससे लर्निंग लो कि जो मिस्टेक थी उनको पेपर पे लिखो, एक ब्लैंक पेपर पे लिखो, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो कि यार ये गलतियाँ थी मेरी पिछले साल, मैंने ये गलतियाँ सुधारनी है, फिर देखो कितना इंप्रूवमेंट आएगा। अगर एक चीज़ और, अगर तुम लोग सोचते हो ना इकोनॉमी देख के इकोनॉमी तो आ जाएगी, लेकिन पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो पूरी दुनिया पढ़ लेती। दोस्तों सिलेक्शन होता है टेक्निक से पीटी में। जब तक आपकी टेक्निक इंप्रूव नहीं होगी, जब तक आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने लॉजिक कॉमन सेंस का यूज नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितना भी पढ़ लो, कितनी भी वीडियो देख लो, किसी की, मेरी चाहे किसी की भी, 40 क्वेश्चन से ज्यादा ऊपर कर ही नहीं सकते यूपीएससी के। इफेक्ट है 40 क्वेश्चन, वो भी मैं बोल रहा हूं उस स्टेज में जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। तो बच्चे कितने? 60 क्वेश्चन। अब आपकी जिंदगी निर्धार करती है वो, यानी कि उस 60 क्वेश्चन में जिसकी टेक्निक फिट हो गई उसका पीटी हो जाता है, जिसकी टेक्निक बेकार निकली वो रह जाता है। समझे मेरी बात को? तो यानी कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको अपने एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेंगी। टेस्ट सीरीज पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। क्या नाम है, अगर हम बात करें तो टेलीग्राम पे चले जाओ, हमारे टेलीग्राम पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी चीज़ें इस तरह कर लो। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों, हाँ आय का ये हो गया, फिर जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु राजनीतिक नेतृत्व में मतलब चीज़ों का ड्राफ्ट मिला। हालांकि हमारी योजना फेल हुई, जो भी था, लेकिन कुछ ना कुछ हमें एक आधार सामग्री तो देनी स्टार्ट हुई। यानी कुल मिला के हमें ये पता चला कि एक तरह ठीक है, जैसे अब था, जिस तरह भी था, छिन-भिन था, लेकिन हम इसको समेटना जब स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर हमारी आर्थिक प्लानिंग जो है, अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमें जो है देखने को मिली। फिर हमें यह पता चला कि आर्थिक नियोजन के विषय में कुछ विशेष तथ्य हैं जो बिल्कुल पीटी से हमें यह पता चला कि 1938, देखो सर्वप्रथम सोवियत संघ में 1928 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, उसके बाद भारत ने इसका अनुसरण किया। यानी कि 1928 के अंदर अगर हम बात करें तो रशिया ने, सोवियत संघ ने, अगर हम बात करें यूएसएसआर ने उस समय जो 1928 में अपनाया था, और कहीं ना कहीं भारत ने भी इसका जो है पंचवर्षीय योजना का जो है किया था। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति ने, जिसे अदशील बलाल की देख रेख में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से यहाँ पे जाना गया। भारत के लोकप्रिय अभियंता तथा मैसूर प्रांत के पूर्व विद्वान एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक की अगर बात करें तो इसका उल्लेख जो है यहाँ पे किया गया। और वर्ष 1943 में श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना का विचार। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं इसमें से, ये थोड़ा सा आपको, जिसमें से ये रिपीटेड फैक्ट है, बाकी ये फैक्ट्स अगर हम बात करें तो थोड़ा ये भी रिपीटेड है। ये 2 फैक्ट आपको जो थोड़ा सा आपको और लिखने पड़ेंगे, मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको चीज़ें जो है याद हो सकें। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रारंभिक प्रयास क्या क्या हुए, यानी कि जब भारत हमारा जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे क्या क्या हुए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई। हालांकि अब योजना आयोग तो खत्म हो गया है, इस पर हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले कमिंग लेक्चर्स में। तो 1950 में यहाँ पे योजना आयोग की जो शुरुआत कर दी गई। ये योजना आयोग जो होता है, ये कोई ना ही संवैधानिक था, ऐसा नहीं है कि संविधान में इसकी उल्लेख कर दे, नहीं, ना ये विधायिका के द्वारा पारित किया गया था। तो यानी कि अगर बात करें ना, ये एक तरह से बोलते हैं ये हमारी इकोनॉमी का एक्स्ट्रा पहिया, एक तरह से बात करें तो हमें जो देखने को मिला था। तो इसमें आयोग को प्रावधान जो ये परामर्श देने की संस्था का दर्जा दिया गया। आयोग को 7 दायित्व जो है निभाने थे, जिसमें भारत के भौतिक, पूंजीवादी तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करना, इन संसाधनों के प्रभावी तथा संतुलन उपयोग के लिए योजना तैयार करना, विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विकास की स्थितियों को परिभाषित करना तथा संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना। यानी कि जब योजना आयोग का 1950 में जब गठन किया गया था तो इसका मूल रूप से काम जो था परामर्श देना था कि किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम एक अच्छे से इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग हो वो बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा सशक्त तौर पे जो हमें जो है देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है अगर बात करें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। बाकी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख लेना, आपके लिए ठीक रहेगा। फिर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना, योजना के प्रत्येक चरण में कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र का सुनिश्चित करना, और योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल की गई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, ताकि नीतियों नामबंदों के अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करें। यानी कि जो भी हम जब नीतियां बनाएं, यानी कि एक तरह से सतत प्रशासन का भी, अब ये नहीं कि नीतियां बना दी प्रशासन को लागू करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब तक प्रशासन तंत्र मजबूत अगर हम बात करें तो नहीं होगा, जब तक जो है योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। ये नहीं सेंट्रल ने स्टेट बना दिया अपने ऑफिस में, अब तुम्हें क्या लगता है कि उसको क्रिमिनल कैसे होगा, जब तक वो चीज़ें बैक टू बैक
भाई राज्य में नहीं आएंगी जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल पे नहीं आएंगे, जब तो योजना क्रियान्वयन कैसे होगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि प्रशासन तंत्र का जब तक मतलब चीज़ों को अच्छे तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर चीज़ें जो है गड़बड़ होंगी। तो इसलिए इन्होंने ये कुछ सुझाव दिए थे जो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ खास है नहीं बताने के लिए। फिर स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियों, चालू नीतियों, कार्यक्रम व मापदंडों तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित किसी समस्या आदि विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें देना, ये भी इनका अगर बात करें तो हमें जो है कार्य जो देखने को मिलता था। फिर इसके बाद योजना आयोग की सिफारिशों को तथा तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1992। देखो ये 6 अगस्त जरूर याद रखना, क्यों? क्योंकि हो सकता है यूपीएससी भी यहाँ से खेल जाए। ये डेट जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको जो है बेसिकली ध्यान रखना है कि ये फैक्ट आपने बहुत ज़्यादा नोटिस आपने जो करके रखना पड़ेगा कि देखो जब योजना आयोग बना ना तो उसके ऊपर भी एक मतलब एक तरह से बात करें एक और हमने विकास परिषद टाइप की चीज़ें बनाई, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है दोस्तों। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है भाई जो भी योजना आयोग जो भी योजना बनाएगा उसका अंतिम अप्रूवल बेसिकली वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही देगा। हालांकि योजना आयोग खत्म हो गया है, नीति आयोग है, लेकिन आज भी इसका एक अहम रोल हमें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का देखने को मिलता है। यानी जो भी नीति आयोग जो भी अगर आज के समय अगर कुछ बनाता है तो अंतिम रूप से ड्राफ्ट यही मतलब अप्रूव यही करता है। अगर हम देखा जाए तो उस समय ये होता था कि वहाँ का जो सेक्रेटरी होता था, जो एक IAS ऑफिसर जो उसका सचिव होता था, वो योजना आयोग का भी सचिव होता था और इसका भी सचिव होता था। तो जिस वजह से अगर योजना आयोग ने हाँ बोल दी तो फिर यहाँ से अप्रूव हो ही जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इस वजह से ये हमें ये पता चला कि योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद का जो काम, ये हम योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद को अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक अगर हम बात करें तो चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो अब देखते हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार। देखो आर्थिक नियोजन के प्रकार में अगर हम चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखो यानी कि आखिर कौन कौन से प्रकार हैं जो आर्थिक नियोजन में किए जा सकते हैं, यानी इनके टाइप्स। अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन के किस किस तरह के प्रकार हमें जो है देखने को मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर मोटा मोटा 4 तरह के प्रकार आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर हम डिफरेंट बुक्स को उठाएं, हर आदमी कोई अल्पकालीन बोलता है, कोई दीर्घकालीन बोलता है, लेकिन अगर मैं इनको अपने हिसाब से डिवाइड करूं, अगर मैं अपने हिसाब से डिवाइड करूं तो हमें यह पता चलता है कि राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर, यानी कि राज्य और बाजार के जब हम संबंध के आधार पर जब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो हमें 2 तरह की योजनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका आदेशात्मक नियोजन हो गया, क्या होता है कैसे होता है पेशेंस को सब बताऊंगा। फिर निर्देशात्मक नियोजन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जब राज्य और बाजार की जब बात करी जाती है, राज्य और जब बाजार की जब बेसिकली जब बात करी जाती है तो उनके अर्थ संबंधों यानी कि उनके अंदर जो चीजें चलती हैं, फिर यहाँ पर हमें 2 तरह की हमें जो है योजना जो है देखने को मिलती है। हमें जो है 2 तरह की योजना जो है बेसिकली हमें देखने को मिलती है। फिर परिक्रिया के आधार पर, परिक्रिया का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आखिर कौन सा प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का मतलब ये कि क्या ये सेंटर ओरिएंटेड होना चाहिए या फिर कि वहाँ पे केंद्र अपना बस पेन पेपर उठाए और करता चला जाए, या फिर इसको डिसेंट्रलाइज करना है, या फिर इसको अगर बात करें तो डी यानी कि विकेंद्रीकृत। देखो एक होता है, आपने सुना होगा 2 तरह की यहाँ से अप्रोच निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं दोस्तों? टॉप डाउन अप्रोच केंद्रीकृत में, यानी कि टॉप से लेके जब चीज नीचे जाती है, भाई पहले सेंट्रल में गई, फिर स्टेट में आई, फिर डिस्ट्रिक्ट में आई, फिर ब्लॉक लेवल पे आई, ये कुछ ऐसे चलता है, यानी कि CSDB ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो यानी कि जब चीजें केंद्र से मान लो कोई योजना निकली और उसको करते 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 जो है बिल्कुल ब्लॉक लेवल तक या फिर ग्राम सभा तक जो है लेके आए। एक होता है विकेंद्रीकृत योजना, यानी कि चीजों को डिसेंट्रलाइजेशन करना, जिसमें हम अगर हम बात करें इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें एक केंद्रीय योजना का भी एक मिक्स रूप देख सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज योजना भी ऐसे होते हैं कि भाई जैसा गांव वैसा योजना। भाई मान लो अब तमिलनाडु में अलग है, मान लो कि मिट्टी पे लेके कोई योजना लेके आ रहा है कि भाई मिट्टी की मृदा को हम जो है थोड़ा और अच्छे से इंप्रूव करेंगे। अब भाई क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु है वो अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का एनवायरनमेंट अलग है।
तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि विकेंद्रीकरण का मतलब ये हो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग भी हो सकता है, एक ये भी पैटर्न हो सकता है, एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि केंद्र की जगह हम टॉप डाउन से, मतलब कि डाउन टू अप में जाएं, यानी कि चीजें नीचे से स्टार्ट हो, नीचे से करते 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 हम जो ऊपर लेके जाएं, तो इसको हम फिर हम बोलते हैं विकेंद्रीकृत योजना की तरफ जो हमें, मतलब कि अगर बात करें तो हमें बोला जाता है। यानी प्रक्रिया के आधार पर अगर हम आज के समय ट्रेंड देखें, अगर हम आज के समय जो एनालिसिस करें लास्ट 20 साल का, तो हमें ये पता चलता है कि विकेंद्रीकृत योजना ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर अगर हम बात करें तो केंद्रीकृत योजना से। क्यों? विकेंद्रित योजना में जो भी फीडबैक आता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो उसको सोल्यूशन करके एक बढ़िया से उसका अगर बात करें आउटकम हम बना सकते हैं। फिर अवधि के आधार पर अगर हम देखें तो कुछ दीर्घकालीन होती हैं। दीर्घकालीन में मतलब आप बोल सकते हो भाई, मान लो भाई मोर देन 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो एक करीब अगर हम बात करें तो, अब बात करें तो योजना बनती है, एक अनवरत योजना बनती है समय के हिसाब से। जब चीज़ें जब बनाई जाती हैं समय के हिसाब से, मान लो कोविड आ गया तो इसके हिसाब से कोई योजना बनती है, तो उसको हम क्या नाम है, अनवरत योजना कहते हैं। एक अल्पकालीन योजना बनती है जो लेस देन 5 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हिसाब से। अब मेरे से फाइट मत करने लग जाना कि सर दीर्घकालीन में आपने गलत फैक्ट बताया, हमारी किताब में तो 5 साल है। भाई देखो, कॉमन सेंस लगाओ। किसी के लिए दीर्घकालीन योजना कुछ और हो सकती है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म योजना कुछ और हो सकती है। तो प्लीज इन संख्याओं के पीछे मुझमें से फाइट मत करना। यहाँ मेन मकसद है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, कि दीर्घकालीन योजना जिसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल लंबी योजना बने। तुम्हें लगता है 3 साल कोई दीर्घकालीन योजना होती है? कोई यार, भारत जैसे देश में 3 साल तो कुछ भी नहीं होते। ठीक है, अगर सरकार भी आती है तो 5 साल के लिए आती है मिनिमम। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दीर्घकालीन योजना 5 साल से प्लस हो, 5 साल से मतलब कि ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है जो भी हो 5 साल से अधिक हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, तो उसको दीर्घकालीन कहते हैं। अल्पकालीन कुछ बोलेंगे 3 साल से कम हो या 5 साल से कम हो, डिपेंड करता है कि कौन सा आप किस सिस्टमेटिक वे में, किस सोच पे आप बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं भारत को डेवलप कंट्री करना है तो दीर्घकालीन योजना ही चाहिए, 5 साल में तो होगा नहीं, लिख लो नहीं होगा, कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं, 10 साल में भी नहीं होगा, 20 साल में भी नहीं होगा, लिख लो। तो ये पूर्णता दीर्घकाल चाहिए, लंबा काल चाहिए। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म और इसमें जो अगर बात करें तो ये बेसिकली जो फैक्ट्स हैं यूपीएससी के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ चीज़ों को समझो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को समझो कि केंद्रीकृत में हम केंद्रीकृत में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, विकेंद्रीकृत में ग्राम सभा से स्टार्ट करते हैं, दीर्घकालीन योजना, अनवरत योजना, अल्पकालीन योजना, और क्षेत्र विस्तार के आधार पर भी अगर हम बात करें तो हम योजना का जो है कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन, पूरे राष्ट्र को जब हम लेके चलते हैं, क्षेत्र में अगर हम मान लेते हैं कि भाई पूरा भारत एक क्षेत्र है, तो पूरे राष्ट्र के हिसाब से जब चीजें लेके चलते हैं। और दूसरा, जब किसी क्षेत्र में, अब क्षेत्र में भी क्या हो सकता है, कोई स्टेट में कोई योजना लागू हो, या फिर उस स्टेट में कुछ डिवीजन में लागू हो रही हो, उस डिवीजन में नहीं तो उस ब्लॉक में कहीं लागू हो रही हो, उस ब्लॉक में नहीं तो उस ग्राम सभा में कहीं लागू हो रही हो। तो हर कहने का मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा आप ऐसे मान के चलें कि चीज़ों को जब हम अपने हिसाब से जब चीज़ों को जब लेके चलते हैं तो हम उसको आर्थिक नियोजन के अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो प्रकार के ही लेके चला हूँ। तो एक छोटा सा रिकैप ये है कि आर्थिक नियोजन के प्रकारों में हमें जो है अभी जो पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आज के समय यही है। बाकी तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो ही जाती हैं बच्चों को कि दीर्घकालीन नियोजन क्या है, अल्पकालीन नियोजन क्या है, राष्ट्रीय नियोजन क्या है, क्षेत्र के आधार पर जब हम किसी चीज़ का क्षेत्र नियोजन करते हैं तो वो क्या है, केंद्रीय नियोजन क्या है, और हमारा अगर हम बात करें तो हमारा ये क्या नाम है, विकेंद्रीकृत नियोजन हमारा जो क्या देखने को हमें जो है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों उसमें आदेशात्मक और निर्देशात्मक नियोजन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको चीज़ों को जो है बढ़िया से लेके चलेंगे। अब हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं, अब ये लेक्चर जो है जल्दी जल्दी खत्म होने के कगार पे है। बस इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।